Hello guys, good morning to all. My name is Shivam Tyagi. Welcome to Study Funda. So here is the complete newspaper analysis of The Hindu of 14 January 2021. Let's start the session. हमारी पहली न्यूज़ जो है वो ये है, दोबारा ने गवर्नमेंट ने लॉन्च करा सीरो सर्वे। मैं पिछले महीने आपको कंटिन्यूस पढ़ाया था व्हाट इज सीरो सर्वे। तो सीरो सर्वे करा जाता है, इसमें क्या करते हैं, इसमें ब्लड के सीरम का सैंपल लेते हैं। किसका सैंपल लेते हैं? पहली बात तो याद रखिएगा, ब्लड के सीरम का सैंपल लेते हैं। सीरम क्या होता है? जो ब्लड का वाटरी पार्ट होता है, जो ब्लड में जो वाटर मिक्स होता है उसका जो वाटरी पार्ट होता है उसको हम बोलते हैं ब्लड सीरम। आप शॉर्ट में याद रखिएगा, अगर सीरो सर्वे करना है तो उसमें ब्लड का सैंपल लिया जाता है। ये किस किस चीज़ के लिए किया जाता है? तो ये इम्यूनिटी प्रोवाइड करने के लिए, इम्यूनिटी देखने के लिए कि एंटीबॉडीज कितनी है, इस व्यक्ति में एंटीबॉडी कितनी है इस रोग से लड़ने के लिए। तो कोरोना आ रहा था तो एंटीबॉडी चेक करने के लिए किसकी बॉडी में कितनी एंटीबॉडी है इसको चेक करने के लिए सीरो सर्वे किया जाता है। तो बस ये याद रखिएगा, सीरो सर्वे किसका किया जाता है? तो ब्लड सीरम का किया जाता है। किस चीज़ के लिए? ताकि बॉडी में एंटीबॉडी का पता कर सकें, बस, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं। लेकिन आपको बताओ, कोरोना का जो चेकअप होता है उसमें स्वाब सैंपल लिया जाता है, मुंह का स्वाब सैंपल और नोज का सैंपल लिया जाता है, ना कि ब्लड का सैंपल। लेकिन वहीं अगर सीरो सर्वे करना है तो उसके लिए ब्लड का सैंपल लिया जाएगा। और सीरो सर्वे ऐसा नहीं है कि केवल हम कोरोना के लिए चेक करने के लिए लेते हैं, बहुत बार HIV और भी बहुत सारी डिजीज़ हैं जिनके लिए हम चेक करने के लिए सीरो सर्वे का यूज़ करते हैं। तो ये हमारी पहली न्यूज़ थी। आगे चलते हैं हम। जो भी न्यूज़ है, हाँ ये देखिए, सुप्रीम कोर्ट टेक कंसेंसस ऑफ कंटेमिनेशन ऑफ रिवर। तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या करा? सुओ मोटो लिया है। देखिए याद रखिएगा, सुओ मोटो कंसेंसस लिया। सुओ मोटो का मतलब क्या होता है? सुओ मोटो का मतलब होता है अपने आप, बिना किसी ने, कोई सुप्रीम कोर्ट के पास गया नहीं, उसने अपने आप कह दिया कि आपने बहुत हालत खराब कर रखी है नदी की। ये सुओ मोटो किस आर्टिकल के तहत बोलते हैं? पहली बात तो ये क्वेश्चन बनता है। तो याद रखिएगा, सुप्रीम कोर्ट का जो आर्टिकल 131 है उसके अंदर सुओ मोटो का जिक्र हुआ है। तो प्लीज रिमेंबर, अगर क्वेश्चन में डायरेक्ट पूछ लेता है सुओ मोटो किस आर्टिकल से रिलेटेड है, तो आर्टिकल 131 ऑफ सुप्रीम कोर्ट, वो सुप्रीम कोर्ट कह रहा हूं, ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जो बोलता है कि सुओ मोटो सुप्रीम कोर्ट ले सकता है। इसमें क्वालिटी ऑफ रिवर को उन्होंने बताया क्या क्या दिक्कतें आ रही है। जैसे क्वालिटी खराब हो रही है, जो फ्रेश वाटर है उसकी क्वालिटी खराब हो रही है, पहला पॉइंट तो यही बोला है। फिर राइट टू क्लीन एनवायरनमेंट करना चाहिए, पॉल्यूशन फ्री होना चाहिए। ये 3 जज ने ये सब बोला। ये काम का नहीं है, जो हमारे काम का था वो था आर्टिकल 131 सुओ मोटो कॉग्निजेंस के तहत जो इन्होंने लिया है। तो हम आगे चलते हैं। ये देखिए, और जो छोटी बड़ी न्यूज़ होगी वो सब कवर करेंगे। हाँ, NIA कोर्ट ने अलाउ करा, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है क्या न्यूज़ है, न्यूज़ नॉट दैट इंपॉर्टेंट, पर ये NIA वेरी इंपॉर्टेंट। तो NIA कैसे बना है? तो NIA एक्ट 2008 के फॉर्म में बना है। 2008 में आपको पता होगा, हमारे यहाँ जो भी नई, जैसे CBI हुआ या NIA, जो भी कुछ नया बनेगा वो तब बनेगा जब यहाँ पे कुछ गलत काम हो जाता है। तो आपको पता होगा 26/11 का हमला हुआ था, उसके बाद इंडिया को रियलाइज हुआ कि हमारे पास कोई टेररिज्म से लड़ने के लिए कोई स्पेशल ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। तो 26/11 के हमले के बाद ये NIA का गठन हुआ है, जो NIA एक्ट 2008 से फॉर्म हुई है। NIA क्या करती है? मेनली टेररिज्म के मामले देखती है, लेकिन अब इसमें और NIA एक्ट में संशोधन कराता है इन 2019, जिसमें इसमें और भी चीज़ों को इंक्लूड किया गया था। जैसे ह्यूमन ट्रैफिकिंग के मामले भी अब NIA देखती है, ह्यूमन ट्रैफिकिंग, या फिर हो गया काउंटरफीट, जो हमारे नोट्स होते हैं, काउंटरफीट जो नोट्स होते हैं, जो नकली नोट्स होते हैं, उनके मामले भी अब NIA देखती है। लेकिन अगर मुख्य उद्देश्य NIA का पूछा जाए तो NIA का मेन क्या काम है? तो काउंटर टेररिज्म। NIA किससे बनी है? NIA एक्ट 2008 के बनी है। इसका हेड कौन होता है? DGP लेवल का हेड होता है, जो 2 साल के लिए अपॉइंट किया जाता है। तो ये NIA का पूरा मैंने आपको बता दिया है। और डिटेल में जानना हो तो मैं आप बताइएगा कमेंट सेक्शन में, और डिटेल में भी आपको बता दूंगा। ये अच्छा एक एडिटोरियल मेरे को लगा, तो मैंने सोचा आप लोगों को बताता चलूं। ये फार्म लॉस के ऊपर है, जैसे रोज हमारा चल रहा है फार्म लॉस में, तो आपको कुछ डेली में उसकी पूरी प्रोग्रेस लाइन बता रहा हूं कि अभी क्या हो रहा है, अभी क्या हो रहा है। तो अब देखिए अब क्या हुआ है कि अब जैसे आपको सबको पता है, सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि एक हम कमेटी बना देते हैं और कमेटी से काम हो जाएगा। लेकिन फार्मर्स कह रहे हैं जितने आप कमेटी के मेंबर बना रहे हो वो सब इम्पार्शियल हैं, क्योंकि वो सारे डिफेंडर हैं लॉ के, वो सब तो चाहते हैं कि लॉ आए। तो ये जो कमेटी बना रहे हो, पहली बात है इम्पार्शियल है। वो ये बोल रहे हैं कि हमें कमेटी में कोई विश्वास नहीं है। कौन बोल रहा है ऐसा? कि फार्मर्स बोल रहे हैं कि हमें कमेटी की जरूरत नहीं है। ठीक है, और फिर ये क्या बोलते हैं फार्मर्स? हाँ, एक इन्होंने बहुत अच्छी बात बोली थी, द मोस्ट क्यूरियस थिंग अबाउट द डिसीजन इज सुप्रीम कोर्ट, ये फार्मर्स कहना चाहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट का काम तो बस ये है कि वो किसी भी लॉ की कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी चेक करेगा कि ये लॉ कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग बना है या नहीं। लेकिन लॉ का वापस लेने का काम तो लेजिस्लेचर का है। तो ये कमेटी क्यों बना रही है सुप्रीम कोर्ट? ये जो भी ये कर रहा है, तो मेरे को भी अच्छा पॉइंट लगा कि सुप्रीम कोर्ट का काम तो केवल कॉन्स्टिट्यूशन की वैलिडिटी चेक करना है। और जो ये सरकार ने जो ये लॉ बनाया है, इसमें कॉन्स्टिट्यूशनली ये वैलिड है, क्योंकि इसमें सरकार ने तो कुछ गलत काम करा ही नहीं। उन्होंने तो एक लॉ लाया, उसको प्रॉपर पास वास करना है, तब वो लॉ बना रहे हैं। तो इसमें कॉन्स्टिट्यूशन का तो कुछ हाथ ही नहीं है। तो ये लोग यही बोल रहे हैं कि while the repeal of a law is a simple legislative act,
रिपील करना है आपको लॉ, तो आप ये सुप्रीम कोर्ट में क्यों जा रहे हो? आप सिंपल अपने आप लेजिस्लेटर से कहो और अपने आप लॉ वापस ले लो। फिर ऑथर ने ये भी बोला है कि अगर मान के चलो ये सुप्रीम कोर्ट में चला भी गया केस, तो सुप्रीम कोर्ट इसको किस बेसिस पे खत्म करेगी, इसकी कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी में भी कुछ गड़बड़ है, उनको कैसे देखेगी। तो देखिए पहली बात जो इन्होंने बोली है कि ये जो पास हुआ है हैज नो लेजिस्लेटिव कॉम्पिटेंस टू इनेक्ट दिस लॉ द सब्जेक्ट मैटर। हाँ, इन्होंने बोला पहली बात तो ये स्टेट लिस्ट में था, तो पहले आप ये भी देख सकते हैं कि स्टेट लिस्ट में था तो सेंटर इसके लिए लॉ क्यों बना रही है। तो पहला पॉइंट तो ये बोल रहे हैं। दूसरा ये बोल रहे हैं कि इन्होंने राज्यसभा से बिल पास करे तीनों, तो इन्होंने वॉइस वोटिंग करा ली। वॉइस वोटिंग मतलब मुंह से बुलवा दिया आई नो। आपने देखा होगा कि राज्यसभा लोकसभा की अगर आपने प्रोसीडिंग सुनी हो तो वहां ये स्पीकर बोलता है दिस लॉ इज टू बी पास, जो यस वाले आई बोले, जो नो वाले हैं वो नो बोले, तो आई नो। तो इन्होंने वॉइस वोटिंग करा दी। लेकिन हमारा आर्टिकल क्या कहता है, जो कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल लिखा गया है, प्लीज रिमेंबर यार 3 आर्टिकल का मैं जिक्र करूंगा, तीनों आर्टिकल आपको पता होने चाहिए किससे रिलेटेड है। वो पहला इन्होंने बोला आर्टिकल 100। आर्टिकल 100 बोलता है जितना भी क्वेश्चन है या कुछ भी चीज है वो मेजोरिटी ऑफ वोट से डिसाइड होगी, जितने भी लोग वहां बैठे हैं, प्रेजेंट एंड वोटिंग, मेजोरिटी ऑफ वोट प्रेजेंट एंड वोटिंग, कोई भी चीज डिसाइड करनी है। कौन कहता है? आर्टिकल 100 कहता है। लेकिन इस लॉ में तो आपने राज्यसभा में वॉइस वोटिंग करा ली, तो पहली चीज तो यही गलत हो गई कि वॉइस वोटिंग का तो कोई प्रावधान ही नहीं है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में वॉइस वोटिंग की कोई जिक्र ही नहीं है। कोई भी लॉ आएगा, कुछ भी आएगा, उसके लिए प्रॉपर वोटिंग होगी। तो पहला तो इस लॉ में ये कमी है, ऐसा ऑथर बोल रहा है कि सुप्रीम कोर्ट इन पॉइंट्स को देख सकता है। फिर सेकंड पॉइंट क्या बोल रहा है कि अगर, हाँ ये देखिए, सिंस दिस वाज नॉट डन एंड द बिल वर ऑल पास बाय वॉइस वोट देयर इज अ वायलेशन ऑफ रूल्स एज वेल एज कॉन्स्टिट्यूशन। ये मैंने आपको बता दिया। इट इज ट्रूटेड आर्टिकल 122। हाँ, अब आर्टिकल 122 क्या कहता है? आर्टिकल 122 ये कहता है कि जितनी भी प्रोसीडिंग्स होंगी, भली लोकसभा में, भली राज्यसभा में, भली किसी स्टेट के लेजिस्लेटिव असेंबली में, वो सारी प्रोटेक्टेड होंगे जुडिशियल रिव्यू से, मतलब कोर्ट उनमें हस्तक्षेप नहीं कर सकता। ऐसा कौन सा कहता है? आर्टिकल 122। लेकिन वहीं कोर्ट उनके बीच में आ सकता है अगर कोई कॉन्स्टिट्यूशनल का वायलेशन हो रहा है। कोर्ट जुडिशियल रिव्यू नहीं कर सकता उनकी प्रोसीडिंग्स को, लेकिन अगर आप वायलेशन करोगे कॉन्स्टिट्यूशन का, भले कोई भी करेगा, उसके लिए सुप्रीम कोर्ट आएगा। तो यहाँ पे भी वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन हुआ है क्योंकि इन्होंने आर्टिकल 100 को फॉलो नहीं करा है, इसलिए सुप्रीम कोर्ट इसके अंदर आ सकता है। दूसरी चीज ये हो गई। तीसरी चीज ये कह रहे हैं द कोर्ट कैन स्ट्राइक डाउन द होल आर्टिकल। हाँ, अब कोर्ट क्या कर सकता है? इस पूरे आर्टिकल को रोक सकता है। किस आर्टिकल के तहत? आर्टिकल 107। आर्टिकल 107 ये कहता है कि अगर कोई भी बिल अपने प्रॉपर रेगुलेशन से पास नहीं हुआ है, प्रॉपर बिल कैसे पास होता है? पहले वो इंट्रोड्यूस किया जाता है, फिर उस पर डिस्कशन होता है, फिर उस पर वोटिंग होती है। अगर ये प्रॉपर चीज नहीं होती तो सुप्रीम कोर्ट उस आर्टिकल को या उस लॉ को खत्म कर सकता है। तो आर्टिकल 107 कोर्ट को ये पावर देता है कि अगर कोई भी प्रोसीडिंग प्रॉपर या प्रॉपर टाइप से ये बिल पास नहीं हुआ है तो उस एक्ट को रद्द करा जाए। तो ये जो हमारे ऑथर साहब है यही कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट को अपना आर्टिकल 107 को यूज करना चाहिए, जिसके तहत वो बोलेगा कि आपने वॉइस वोटिंग के तहत ये बिल पास करा है, तो वॉइस वोटिंग का हमारे यहाँ कोई प्रावधान नहीं है। आपको आर्टिकल 100 के तहत अपना जो क्या कहते हैं, आपको प्रॉपर इसमें वोटिंग करानी चाहिए, तब ये बिल पास करना चाहिए। तो आर्टिकल 107 के तहत कोर्ट चाहे तो इस बिल को क्वाश्ड कर सकता है, इन 3 लॉस को। हम आगे बढ़ते हैं। द कोर्ट में ऑल्सो इन्वेज द प्रोसीडिंग ऑफ राज्यसभा एंड सेंड द 3 एक्ट्स। अब कोर्ट एक और काम कर सकता है कि कोर्ट ये कहता है कि आपने राज्यसभा में अच्छे से पास नहीं करा, आपने वॉइस वोटिंग कराई है, लेकिन लोकसभा में तो आपने वोटिंग कराई थी, तो राज्यसभा से वो वापस कर दे लोकसभा में। तो ये भी एक अच्छी बात है। अगर सुप्रीम कोर्ट राज्यसभा से लॉ को उठा के वो वापस कर देता है लोकसभा में, तो लोकसभा में फिर आप दोबारा उस पर डिस्कशन करिए, जो फार्मर्स बोल रहे हैं उसमें अमेंडमेंट लाइए और फिर दोबारा राज्यसभा में लेके जाइए। तो एक चीज ये भी हो सकती है। तो मैंने आपको मोटा मोटा जो मेरे को आपको यहाँ बताना था वो आर्टिकल 100 बताना था, जो बोलता है कि प्रॉपर वोटिंग होनी चाहिए। आर्टिकल 122 बताना चाहिए, जो प्रोटेक्ट करता है पार्लियामेंट को फ्रॉम जुडिशियल रिव्यूज। और तीसरा जो बताना था आर्टिकल 107 कि अगर प्रॉपर चैनल से कोई भी लॉ पास नहीं होगा तो वो खत्म किया जा सकता है। तो ये 3 आर्टिकल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसमें डायरेक्ट जिक्र है और आप अपने जाके लक्ष्मीकांत में पढ़ सकते हैं। तो ये 3 लॉस थे। तो ये एक अच्छा एडिटोरियल था, इसमें बहुत सारी चीजें थी, तो मैंने आपको बता दिया। आपको पता होना चाहिए। ये देखिए, ऐसा नहीं है कि ये आपके इंपॉर्टेंट नहीं है, इसमें आर्टिकल जो है वो डायरेक्ट आपके लिए इंपॉर्टेंट है और आपका थोड़ा दिमाग चलना शुरू होना चाहिए। मेन बात क्या है कि आप जिस पोस्ट के लिए तैयारी कर रहे हैं, एसी पोस्ट, उसके लिए आपका दिमाग चलना चाहिए। मैं हर कुछ ये नहीं पढ़ा रहा है कि भाई ये भी एग्जाम पॉइंट के लिए इंपॉर्टेंट है। आपका दिमाग जब चलेगा तब आप और चीजें भी सोच पाएंगे। तो इसलिए एडिटोरियल में 1-2 इसीलिए कवर करता हूँ सारे। जैसे ये वाला एडिटोरियल है, इसमें मुश्किल से 1 या 2 पॉइंट होगा जो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, लेकिन आप अगर इस आर्टिकल को समझेंगे तभी आप और चीजों को भी समझ पाएंगे, और जो नए नए आर्टिकल है, इसलिए मैंने समझाया। तो हम आगे चलते हैं। जो भी न्यूज़ है, हाँ देखिए, साबरीमाला ऑल सेट फॉर मकर। बस आपको जो याद रखना है वो ये मकर विलाकू फेस्टिवल, ये कहाँ का है? ये साबरीमाला टेम्पल में होता है। कौन सा फेस्टिवल का नाम क्या है? मकर विलाकू फेस्टिवल। ये कहाँ पर होता है? साबरीमाला टेम्पल में होता है। साबरीमाला टेम्पल कहाँ है? तो केरला में। किस गॉड से रिलेटेड है? तो गॉड अय्यप्पन
गॉड अय्यप्पन से रिलेटेड हैं, साबरीमाला टेम्पल। हाँ, मैंने आपसे ये साबरीमाला टेम्पल इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि इसमें मेल डिवोटीज को अलाउड किया जाता था, वुमेन डिवोटीज को नहीं। तो कल परसों मैंने एक और टेम्पल का नाम बताया था, आज मेरे को कमेंट सेक्शन में बताएंगे उस टेम्पल का नाम क्या है, जहां सारे मेल लोग ही जा सकते हैं, जो कि आंध्र प्रदेश में था। मैंने आपको 2 दिन पहले ही न्यूज पढ़ाई थी, एक टेम्पल का जिक्र हुआ था जो सेम साबरीमाला के टाइप का था, जो आंध्र प्रदेश में था। उसका आज आप मेरे को नाम बताएंगे इन कमेंट सेक्शन। तो हम आगे चलते हैं। हाँ, सीसीएस ने अप्रूव करा 83 तेजस फाइटर्स इन एयरफोर्स। तो तेजस जो फाइटर एयरक्राफ्ट है, इसे कौन बना रहा है? तो तेजस लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट को जो बना रहा है वो हेल बना रहा है। हेल, प्लीज रिमेंबर, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड बना रहा है। तो ये इंडिजीनियस कंपनी है, ये मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर आती है। अगर कोई पूछ लेता है किसकी है, तो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर ये कंपनी आती है। तो तेजस एयरक्राफ्ट ये बना रहे हैं, जिसका कौन सा वेरिएंट बना रहे हैं ये? MK-1A। इस वेरिएंट का नाम है MK-1A, जो 60% इसमें जो पार्ट्स होंगे नए वाले में इंडिजिनियसली डेवलप्ड होंगे। पुराना वाला जो तेजस है उसमें 50% पार्ट इंडिजिनियसली डेवलप्ड थे, मतलब भारत के थे। जो नया बना रहे हैं वेरिएंट ये MK-1A, इसमें 60% पार्ट इंडिजिनियसली डेवलप्ड होंगे और इसमें सारी एडवांस चीजें हैं, जैसे इलेक्ट्रॉनिकल स्कैन एरे और BVR बियॉन्ड विजुअल रेडार या SDR जो सॉफ्टवेयर डिवाइन रेशियो होता है। तो इसमें सब कुछ है, आपको इतना डिटेल में नहीं जानना है, बस ये पता होना चाहिए तेजस एयरक्राफ्ट कौन बना रहा है, कितना एफिशिएंट है, बस। इससे और ज्यादा इसमें नहीं पूछा जाएगा। हाँ, मिनिस्ट्री डिनाई RTI क्वेरी। तो इसमें RTI क्या है? RTI का मतलब होता है राइट टू इन्फॉर्मेशन। राइट टू इन्फॉर्मेशन कैसे आया? बाय RTI एक्ट ऑफ 2005। प्लीज रिमेंबर, RTI कैसे आया? बाय RTI एक्ट ऑफ 2005। और अगर पूछ लेते हैं किसी आर्टिकल के जहर हम किसी आर्टिकल में RTI का जिक्र है, तो हाँ, आर्टिकल 19 स्पीच एंड एक्सप्रेशन, इसके अंदर इसके तहत आप RTI का यूज कर सकते हैं, क्योंकि आपके पास सारा राइट है कोई भी इंफॉर्मेशन लेने का किसी भी सरकारी दफ्तर से। तो RTI आप किसके आर्टिकल के तहत डाल सकते हैं? तो आर्टिकल 19 के तहत आप किसी भी सरकारी डिपार्टमेंट में RTI का यूज कर सकते हैं। लेकिन अभी मिनिस्ट्री ने डिनाई कर दिया बताने से, जो फार्म लॉज के ऊपर है। तो मिनिस्ट्री किसी ने RTI डाली होगी किसी फार्म, ये जो 3 नए फार्म लॉज हैं इनसे रिलेटेड, तो RTI ने मना कर दिया कि हम कुछ नहीं बता सकते, क्योंकि अभी ये जो लॉ है ये अभी सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है। तो पहले इसका फैसला आ जाना चाहिए, तब हम सब आपको डिटेल में बता सकते हैं। तो ये भी उनका कहना सही है कि अभी आप इतना मत पूछिए, एक बार बिल पास हो जाए, जो भी हो जाए, उसके बाद हम आपको डिटेल में बताएंगे। तो मैंने आपको RTI के बारे में बता दिया, हम आगे चलते हैं। हाँ, एडल्ट्री लॉ मस्ट स्टे फॉर मिलिट्री। अब एडल्ट्री पे पिछले साल अगर आपने किसी को ध्यान होगा तो एडल्ट्री जो थी वो खत्म कर दी थी सुप्रीम कोर्ट ने। लेकिन अभी दोबारा से एक आर्मी पर्सनल सुप्रीम कोर्ट में चले गए, उन्होंने बोला जो एडल्ट्री वाला लॉ है वो सबके लिए हटा दीजिए, लेकिन आर्मी लोगों के लिए, जो आर्मी में काम करते हैं, जो नेवी में काम करते हैं या जो एयरफोर्स में काम करते हैं, उनके लिए रहने दीजिए। इससे क्या होता है, अगर आप एडल्ट्री को हटा देंगे और एडल्ट्री नहीं रहने देंगे, तो इससे बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है। जो आर्मी पर्सन जो काम कर रहे हैं, जो हमारी बॉर्डर्स में हैं, उनके दिमाग पे बहुत ज्यादा असर पड़ता है। तो इसलिए उनकी फैमिलीज क्योंकि बाहर रहती हैं, तो उनके दिमाग पे असर पड़ता है, इसलिए हटा दीजिए। तो सुप्रीम कोर्ट ने इस PIL डाली गई थी, इसको एक्सेप्ट कर लिया। अब इसका जब फैसला आएगा तो मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। तो अभी सुप्रीम कोर्ट ने एक्सेप्ट कर लिया कि एडल्ट्री वैसे हट चुकी है, लेकिन उन्होंने ये बोला है कि एडल्ट्री जो है वो रहने दीजिए फॉर मिलिट्री पर्सन। तो ये एक छोटी सी न्यूज़ थी। आई होप आज की न्यूज़ कवर हो गई हूँ। हाँ, ऑल न्यूज़ आर कवर्ड, सो आई होप यू लाइक माई लेक्चर। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। तो और ये कल की था, कल हो नहीं पाया था न्यूज़पेपर एक्चुअली कवर, तो मैंने आज कवर कर दिया। और आज का न्यूज़पेपर नहीं आया है क्योंकि पोंगल फेस्टिवल की वजह से 15 जनवरी का जो न्यूज़पेपर है वो छपा ही नहीं है, द हिंदू ने छापा ही नहीं है। तो कोई बात नहीं, कल मैंने कवर नहीं करा था, तो आज आपका 14 जनवरी का न्यूज़पेपर कवर हो गया। मैं डेली न्यूज़पेपर कवर करूँगा, ऐसे गैप भी नहीं होगा। सो आई होप यू लाइक माई लेक्चर। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। जो भी दिक्कत है आप कमेंट सेक्शन में सिंपल लिखेंगे। और ये आज का न्यूज़पेपर नहीं आएगा तो प्लीज़ रिमेंबर, नहीं आता है और छपा ही नहीं है, मैं बनाना नहीं चाह रहा था, ऐसा कुछ नहीं है। तो और ये 14 जनवरी का न्यूज़पेपर है जो आज आ रहा है। सो टेक केयर गाइज, प्लीज़ लाइक शेयर करिए यार, एक तो लाइक करना बनता है। ओके, बाय बाय।